प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक अंतिम वर्ष कला की कक्षा में आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आरंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रथम यूनिट संयुक्त राष्ट्र संघ की है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक शांति की संस्था है। इसका प्रधान कार्य युद्धों को रोकना है। जैसे हम भारत का संविधान पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी जो संविधान है उसे चार्टर की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार भारत का संविधान हम भारत के लोग शब्द के साथ आरंभ होता है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के प्रारंभ में जो प्रस्तावना लिखी है उसमें लिखा है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ की जनताओं ने निश्चय किया है कि जो त्रासदी, जो युद्ध की विभीषिका हमारी पीढ़ी को झेलनी पड़ी, वो आगामी पीढ़ियों को न झेलनी पड़े। इस संकल्प के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ये संदेश है, जो युद्ध का भारी विनाश है उसे भावी पीढ़ियां न झेलें, उसका निवारण किया जाए। इस निमित्त वैश्विक संस्था कार्य करती है अथवा ये वैश्विक संस्था का प्रधान उद्देश्य या लक्ष्य है। इस क्रम में वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। इसका जो स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर 1945 को माना जाता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति की या युद्धों को रोकने की संस्था है। आप भी कृपया इसका महत्व समझें। और आज का जो युग है वह आणविक शक्ति का युग कहलाता है, जिसमें विनाशक क्षमता बहुत बढ़ गई है। यद्यपि एटम बम का आविष्कार 1945 में हो चुका था, एटम बम का प्रयोग हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 के वर्ष में भारी विनाश और तबाही का प्रदर्शन करते हुए हम विश्व ने देखा। तो लेकिन उसके बाद जो भयंकर प्रगति हुई, उससे विनाशक क्षमता और भी अधिक बढ़ी। हम राजनीति विज्ञान क्यों पढ़ते हैं हम राजनीति विज्ञान? ये राजनीति विज्ञान सुरक्षा का दर्शन है, मानव की सुरक्षा का दर्शन। हम इसे अस्तित्व की रक्षा का दर्शन कह सकते हैं। तो एक प्रमुख लक्ष्य मानव सभ्यता की रक्षा करना है। जैसे पुरानी पीढ़ियों ने हमें फलती फूलती धरती दी, उसी प्रकार हम भी भावी पीढ़ियों को क्या देंगे, ये राजनीति का मूल प्रश्न है। और संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसी संकल्प और आदर्श भावना के साथ काम करता है। और आणविक शक्ति के युग में इसका महत्व और आवश्यकता बढ़ गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वर्ष स्नातक पक्ष की उपाधि को प्राप्त करेंगे, लेकिन इस अवसर पर अंतिम वर्ष में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ समझाया जाना है। आप इसके लक्ष्यों को, इसकी कार्य प्रणाली को आत्मसात करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। और आज इस क्रम में मैं वैश्विक संस्था का एक संक्षिप्त सा परिचय करवाना चाहता हूँ। जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीयता है, जिसको हम पश्चिमी अथवा यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीयता की भी संज्ञा दे सकते हैं, उसका
शुरुआत 1815 की वियना कांग्रेस से मानी जा सकती है। ये एक अवसर था जब नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के पश्चात यूरोप के शासकों ने अथवा दुनिया के शासकों ने एक मेज पर बैठकर वैश्विक परिदृश्य या विश्व शांति के लिए नई रचना की। लेकिन ये एक ऐसा प्रयास था जब बड़ी संख्या में देशों के राज्यों के शासक मेज पर बैठकर निर्णय करते हैं। यही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली को समझाता है। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख लक्ष्य है कि फैसले युद्ध के मैदान के बजाय मेज पर वार्ता की टेबल पर हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति होगी। तो इस क्रम में जो वियना कांग्रेस 1815 की वियना कांग्रेस के पश्चात का जो चरण है, उसमें प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1920 में वर्साई की संधि के अंतर्गत लीग ऑफ नेशन आरंभ हुआ। लीग ऑफ नेशन भी युद्ध को रोकने का संकल्प था। इसके उद्घाटनकर्ता अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, जो लोक प्रशासन के जनक भी माने जाते हैं। वे राष्ट्रपति बनने से पहले राजनीति विज्ञान के शिक्षक रहे, एक आदर्शवादी व्यक्तित्व थे। उन्होंने राष्ट्र संघ अथवा लीग ऑफ नेशन की शुरुआत की। लेकिन अमेरिकन कांग्रेस ने इसको अनुमोदन प्रदान नहीं किया, इंग्लिश में रेटिफिकेशन कहते हैं। उस संधि का समर्थन नहीं किया। आप यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि अमेरिका की कांग्रेस ने, अमेरिका की संसद ने वैश्विक संस्था का समर्थन क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उनकी आइसोलेट की नीति, वैश्विक मामलों से दूर रहने की नीति के कारण जो 1823 के साथ मुनरो सिद्धांत के साथ शुरू होती है, उस पर अमेरिकी कांग्रेस कायम रहना चाहती थी। तो मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझेंगे। लेकिन आज हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इसके उद्घाटन करता व्यक्ति की देश की संसद का अनुमोदन नहीं मिला। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि 24 अक्टूबर 1945 का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का दिवस क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि इसकी रचना पूर्व के सम्मेलनों में हो चुकी थी, लेकिन उन सम्मेलनों में निश्चय था कि अगर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक 51 देश हैं, जिनमें तत्कालीन भारत भी सम्मिलित था, में से एक निश्चित संख्या में संसद वहाँ की व्यवस्थापिका अनुमोदन करे तो इसकी स्थापना को माना जाए। और 24 अक्टूबर 1945 के दिन जो 36वें राष्ट्र की संसद का अनुमोदन प्राप्त हुआ, अतः वो दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विधिवत कार्य आरंभ कर दिया। तो मैंने कुछ विस्तार में जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रथम पंक्तियां और उसके अनुमोदन की प्रक्रिया पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डाला है। छात्र इसका भी महत्व समझेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि 6 प्रधान अंग हैं। पहला अंग महासभा है, इसे साधारण सभा भी कहते हैं। ये जनरल असेंबली कहलाती है।
इसमें प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व दिया गया है और वर्ष में इसका एक बार सम्मेलन होता ही होता है। वर्तमान में वैश्विक मंच के रूप में और विचारों के आदान प्रदान के स्थल के रूप में इसका विशेष महत्व है। दूसरा अंग सुरक्षा परिषद है। ये एक प्रकार से कार्यकारी निकाय है और युद्धों को रोकने की दृष्टि से इसका प्रधान दायित्व है। इसमें 15 सदस्य हैं। वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर निषेधाधिकार की शक्ति है, अर्थात कोई भी फैसला लिया जाएगा, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित फैसला, तो 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति से लिया जाएगा। ये आलोचना का भी विषय माना जाता है। इसे अलोकतांत्रिक भी माना जाता है क्योंकि ये राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत के विपरीत है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो रही थी तब निर्माताओं ने इस पक्ष पर भले भांति विचार किया और उनके सामने राष्ट्र संघ अथवा लीग ऑफ नेशन की विफलता का उदाहरण था। अतः उन्होंने इसको जानबूझकर स्थान दिया। जो दृष्टिकोण है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति महाशक्तियों के सहयोग से स्थापित हो, जो लीग ऑफ नेशन में महाशक्तियां अलग होती गई उनका ध्यान रखते हुए इस बार ऐसा प्रयास था कि निर्णय प्रक्रिया के कारण कोई भी महाशक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग नहीं हो, इसके लिए वीटो पावर की व्यवस्था है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ये हेग में स्थित है, यूरोप के हेग नगर में, और राष्ट्रों की सहमति से ये मामलों की सुनवाई करता है। चौथा अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य का विस्तार है लीग ऑफ नेशन की तुलना में, और इस कारण से विस्तार है कि संयुक्त राष्ट्र की सफलता के लिए आवश्यक माना गया कि वो आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में भी मानवता के कल्याण के लिए कार्य करे। इसके लिए 9 कार्यात्मक आयोग और विभिन्न क्षेत्रीय आयोग हैं जो विभिन्न पक्षों पर कार्य करते हैं। इसमें मानवाधिकार, स्वास्थ्य, नशीली दवाओं की रोकथाम, महिला समानता आदि विविध पक्षों पर कार्य करने वाले निकाय हैं। वे वैश्विक स्थिति का अध्ययन करते हैं और संपूर्ण विश्व को कुछ क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में उस कार्य की क्या स्थिति है अथवा समस्या की क्या स्थिति है, ये आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से बड़ा सुंदर कार्य होता है। युवा पीढ़ी इसको समझेगी। वैश्वीकरण के दौर में इसे समझना आवश्यक भी है। आगामी अंग ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद का है। हम इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन में मैंडेट व्यवस्था थी। जो पराजित धुरी राष्ट्रों के उपनिवेश थे वे अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्र थे। उन क्षेत्रों की प्रशासन को विजेता राष्ट्रों ने मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत बांटा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में लक्ष्य रखा गया कि अब जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं अथवा धुरी राष्ट्रों के पूर्व उपनिवेश थे उनकी ट्रस्ट की भावना से, निस्वार्थ भावना से काम करना होगा। वे जो भी देश उनके शासन का दायित्व ले वो निस्वार्थ भाव से प्रशासनिक विकास करते हुए उन देशों को आज़ाद करे।
और निश्चय ही उस कार्य को पूर्ण करते हुए आज कोई भी देश में ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत प्रशासित नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बनाए रखा गया है। इसलिए बनाए रखा गया है कि अगर किसी क्षेत्र में अशांति हो तो उसका दायित्व ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत सौंपा जाए। अफगानिस्तान लंबे समय से अशांति का केंद्र रहा है, इस पर भी ट्रस्टीशिप की व्यवस्था का विचार था। तो इस समय ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवस्था के एक भाग के रूप में इसको बनाए रखा जाता है। अंतिम जो कार्यकारी संगठन है वो सचिवालय है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय है, अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में ये स्थित है। यहीं से संघ भी इसके माध्यम से कार्य करते हैं और वर्तमान समय में इसके प्रधान अधिकारी एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के पूर्व शासक भी रहे हैं और इनकी भी एक लंबी परंपरा रही। विभिन्न महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्य किया। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस भी पर्यावरण पुरस्कार देने के लिए भारत आए, अनेक देशों की यात्राएं की है। इस प्रकार ये वैश्विक संस्था अंतर्राष्ट्रीय शांति और युद्धों को रोकने के लिए कार्य करती है। धन्यवाद।